अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा आज की अंडरस्टैंडिंग इंडिया पेपर का बैच 2023 सेशन जुलाई अगस्त 2024 एनईपी 2020 यूजी सेकेंड सेमेस्टर। तो आगे बढ़ेंगे। 2 घंटे का ये पेपर था। मैक्सिमम इसमें मार्क्स 50 थे। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए 18 एंड इसमें 3 सेक्शंस थे। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में से मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिनको नहीं पूछना चाहिए था। आई मीन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो सिलेबस से थोड़े हटके थे तो इनको नहीं पूछना था, बट स्टिल उन्होंने पूछा है। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। इसमें से हर एक आंसर आपको 20 वर्ड्स में खत्म करना था। थोड़े वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, बट बहुत ज्यादा भी नहीं। तो 20 वर्ड्स में से खत्म करना था। इसमें कुल 8 क्वेश्चंस थे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क था। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट से। इन विच पुराना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष मेंशन्ड। जो कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष है ये किस पुराना में मेंशन है? मैंने पहली ही वीडियो में ये चीज बताई है। भारतवर्ष वीडियो में उसमें मैंने ये चीज बताई है कि वो विष्णु पुराना था जिसमें ये चीज मेंशन है कि जो कंट्री है जो कि लाइक करती है फ्रॉम मतलब ओशंस के नॉर्थ में एंड स्नोई माउंटेन्स के साउथ में, तो ये जो लैंड है भारतवर्ष लैंड कंसिडर किया जाता है इसे। तो ये चीज मतलब इसमें लिखनी थी। अगर आप इतना भी नहीं लिखते तो बस इतना ही लिखते विष्णु पुराना तो आपका काम हो जाता। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना था क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट 20 मतलब के आसपास होनी चाहिए। तो उसके बाद जो सेकंड आपका पार्ट है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हु वाज द मदर ऑफ किंग भारता। मतलब जो भारतवर्षा नेम है वो मतलब जो महाभारता है तो उसमें ये चीज मेंशन है कि जो भारतवर्षा नेम पड़ा है वो किंग भारता की वजह से पड़ा है। एंड उसकी मदर कौन थी? उसकी मदर थी शकुंतला देवी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि ये आपका जो पेपर था ये 50 मार्क का पेपर था। इसमें से 45 टू 46 जो मार्क्स हैं वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं जब मैंने ये सिलेबस कंप्लीट किया था। तो कुछ क्वेश्चंस बच गए। कुछ क्वेश्चंस जो है मतलब इंसान कुछ चीजें मिस भी करता है, बट उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने बताया या जो कि मैं आगे बताऊंगा कि जो सिलेबस के बाहर थे जो कि नहीं पूछने चाहिए थे, तो उनका इंसान क्या ही कर सकता है। तो वो तो किसी ने भी नहीं पढ़ाए होंगे, बट स्टिल जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी, पूरी वीडियोस देखी होगी, सारी वीडियोस देखी होगी एंड उनके साथ साथ जो नोट्स हैं तो उनको अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई एम श्योर कि उन्होंने 45 टू 46 मार्क्स अच्छे से करे होंगे। ठीक है। एंड जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी तो वो इस चीज से डेफिनेटली एग्री करते होंगे। ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड क्या है? व्हाट इज उपनयना सेरेमनी। ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए था इसको, क्योंकि ये 16 संस्कारास में आता है जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं थे। मे बी जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते, बट जिनका मेडिकल है जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर कर पाते जब उनके सिलेबस में ही ये चीज नहीं थी। एनीवेज इसको एक्सप्लेन करेंगे। उपनयना सेरेमनी किस सेरेमनी को कहते हैं? ये एक हिंदू रिचुअल है जहां पे एक बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है, बट एक मेल चाइल्ड की। तो इसमें क्या होता है जब वो मतलब उसकी जो एंट्रेंस होती है स्टूडेंट लाइफ में जिसको कि ब्रह्मचर्य कहते हैं, इसे एक थ्रेड दिया जाता है जिसका नाम होता है यज्ञोपवीतता, एक रिलीजियस लीडर के प्रेजेंस में। एंड जो बच्चे 8 से 16 साल की उम्र के होते हैं तो तब वो इस मतलब तब उनकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है एंड ये इस एज में होता है। ठीक है। 8 से लेके 16 की एज में। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? एक्सप्लेन वसुदेवा कुटुंबम। तो ये क्या है? देखो बेसिकली जब इंडिया की प्रेसिडेंटशिप थी मतलब G20 समिट की 2022-2023 में, तो उस टाइम पे उसका जो थीम था तो वो यही था वसुदेव कुटुंबम। इसका मतलब है ये एक संस्कृत फ्रेज है जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। तो मतलब जो ये पूरी दुनिया है ये एक ही फैमिली है। ठीक है। मतलब सारे जो लोग हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, या एक ही अर्थ एक ही फैमिली एंड एक ही फ्यूचर, सारे लोगों का फिर एक ही फ्यूचर। तो इसमें ये चीज थी, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, इतना काफी था। उसके बाद पार्ट फिफ्थ क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सूर्य सिद्धांत। जो आर्यभट्ट है जो कि इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो मे बी मतलब अगर इसको पूछते तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हाँ कि करंट अफेयर्स से ये चीज बच्चे को पता होती, बट जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था मतलब जो थर्ड था तो मुझे नहीं लगता वो पूछना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है या पार्ट 6 क्या है? नेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय चाणक्य। जो चाणक्य है तो उसने कौन सी एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखी है? जो चाणक्य संहिता है जो कि मैंने ऑलरेडी अपने जो वीडियोस है उनमें बताया है, तो उसने वो बुक उस बुक को उसने एडिट किया है। ठीक है, या लिखा है। उसके बाद जो पार्ट 7 है वो क्या है? फ्रॉम वेयर
द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड, ये भी मैंने ऑलरेडी अच्छे से अपने वीडियोस में समझाया कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था, मेरठ से, जहां पे जो स्पॉयज हैं उन्होंने रेबल किया था कि हम न्यू एनफील्ड राइफल्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जो कार्ट्रिज है वो उसमें काउ एंड पिग का फैट यूज होता है, तो उन्होंने रिफ्यूज किया था। तो तब जाके जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया था एंड उन्होंने रिबल किया था मेरठ से, एंड मेरठ से वो दिल्ली आ गए थे, बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित किया था। तो इसकी स्टार्ट हुई थी मेरठ से, आपको इतना लिखना था। एंड देन पार्ट 8 जो है वो क्या है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी नहीं पूछना था, पता है क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो है ज्योतिराव फुले, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था। आपके पास 9 मेकर्स हैं जिनमें, मतलब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में आपके 9 मतलब मेकर्स थे सिलेबस में, जिनमें कि जो ज्योतिराव फुले हैं उसका नेम मेंशन ही नहीं है। तो जब वो मेंशन ही नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों ही पूछना? जो आपके ऑलरेडी जो 9 मेकर्स थे अगर उनसे रिलेटेड पूछते तो जस्टिफाई करते उस चीज को, बट आपने एक ऐसी मतलब पर्सनैलिटी, ऐसे मेकर से पूछा जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, तो मेरे ख्याल से इसको भी नहीं पूछना था। ऑल्दो मैंने ये चीज बताई थी कि जो दलित टर्म है तो वो सबसे पहले उसको स्टार्ट किया था मतलब ज्योतिराव फुले ने, बट मैंने ये चीज नहीं बताई थी कि उसने सत्यशोधक समाज जो है उसको बनाया था, ठीक है। तो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट मुझे भी ये चीज नहीं पता थी क्योंकि जब ये सिलेबस में ही नहीं था तो मैं ये चीज कहां से पढ़ा था। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी जो है वो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन का है, जिसमें से मतलब हर एक आंसर के या हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स थे, मतलब 4 इसमें क्वेश्चंस थे, 4 into 5, तो टोटल इन 4 क्वेश्चंस के 20 मार्क्स थे। एंड इसमें जो हर एक क्वेश्चन है उसकी चॉइस थी। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, ट्रेस एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट भारतवर्षा। जो भारतवर्षा को कॉन्सेप्ट है उसके एवोल्यूशन के बारे में आपको बताना था कि जो वेदास हैं उनमें भारतवर्षा से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड देन जो एपिक्स हैं उनमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन जो पुराणास हैं उनमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना था, सबसे पहले जो डेफिनेशन है भारतवर्षा की वो आपको लिखनी थी। उसके बाद जो ट्रेडिशंस हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस, वेदास, एपिक्स एंड पुराणास, तो उनमें क्या चीजें मेंशन है तो उसको आप लिखते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से करा होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद इसका और पार्ट देख लेते हैं, वो क्या है, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुता एंड वराहमिहिर। सबसे पहले मैं आपको ये चीज यहां पे बताऊंगा, सेक्शन बी में आप ये चीज देखोगे कि जो मतलब 2 क्वेश्चंस हैं, आई मीन जिनकी चॉइसेस हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड जो दूसरा क्वेश्चन है मे बी वो आपको फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक पर्सनैलिटी जो है, जो सुश्रुता है, उसका कंट्रीब्यूशन हमें मेडिसिन में देखने को मिलता है, एंड देन जो वराहमिहिर है उसका कंट्रीब्यूशन हमें मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में देखने को मिलता है। तो इसको मे बी आपको फ्रेम करना चाहिए, मतलब करना था, एंड देन इसको आप आंसर कर पाते। तो मतलब जैसे मैंने समझाया था, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में समझाया था, तो उस हिसाब से इनको आंसर करना था। इसका कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में क्या था, एंड देन वराहमिहिर का कंट्रीब्यूशन क्या था मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, तो वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी, आपका काम हो जाता। एंड 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को आपने खत्म करना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, वो क्या है, राइट अ नोट ऑन आर्य समाज। जो आर्य समाज है तो उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना था। ये किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इसका मकसद ये था मोनोथीज्म जो है उसको प्रमोट करना, गॉड जो है वो खाली एक है, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करना, एंड जो वेदास हैं तो वो अल्टीमेट सोर्स है नॉलेज का, ठीक है। तो बस हमें वही से नॉलेज उठानी चाहिए, ठीक है, वो अल्टीमेट सोर्स है तो हम खाली उसी पे भरोसा करेंगे। एंड जो हिंदुइज्म में जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो इवल्स वगैरह आ गए थे, तो उनको इरेडिकेट करना, उनको खत्म करना, तो बेसिकली यही इसका मकसद था। उसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो इसका और पार्ट है, तो उसको मे बी आपको फ्रेम करना था। हमें बताना है जो सरसेद अहमद खान का रोल है, इसका मतलब होता है विद रिगार्ड टू अलीगढ़ मूवमेंट, उसका रोल हमें बताना है। तो बेसिकली उसने कॉलेज फाउंड किया था, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि आज का अलीगढ़, जो कि आज की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो उस मतलब ये कॉलेज उसने इसीलिए फाउंड किया था ताकि जो मुस्लिम एजुकेशन है तो उसको मॉडर्नाइज वो इंडिया में करे, ठीक है। मतलब जो मॉडर्न चीजें हैं, जो कंटेम्प्रेरी चीजें हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करा जाए, तो उस वजह से उसने ये जो मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट, तो इसको चलाया था, ठीक है। तो मे बी ये आपको फ्रेम करना था। बट जो आर्य समाज है इसका जो और पार्ट है, जो इसका चॉइस है, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, टू द पॉइंट था, एंड ये चीज भी मैंने आपको समझाई है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, लिस्ट सम इंपॉर्टेंट कॉजेज बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ कॉजेज थे वो आपको बताने थे। पहले तो आपको
आपको शुरुआत इस चीज से करनी थी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 था क्या, बट शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन इसका लिखना था एंड देन आप शुरू करते कॉजेज से। कॉजेज भी आपको डायरेक्टली नहीं लिखने थे, आपको इंपॉर्टेंट मतलब जो कॉजेज मैंने बताए थे, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले जो पॉलिटिकल कॉजेज हैं वो क्या थे, उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, उसके बाद कल्चरल कॉजेज क्या थे, रिलीजियस कॉजेज क्या थे, मिलिट्री कॉजेज क्या थे, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट कॉज क्या था। तो ये सारे कॉजेज आपको लिखने थे। पॉलिटिकल कॉज में सपोज अगर मैं बात करूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह था, जो ये पॉलिसीज थी, जो सब्सिडरी एलायंस की पॉलिसीज थी, उसकी वजह से जो लोकल रूलर्स हैं उनको गुस्सा आया, देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने करी, वो एक इकोनॉमिक कॉज बन गए, हैवी टैक्सेस वगैरह उनको पे करने थे इंडियंस को, एंड देन रिलीजियस कॉज ये था कि जो न्यू एनफील्ड राइफल्स हैं उनमें उनके जो कार्ट्रिज हैं, तो रूमर फैलाया गया कि उनमें पिग एंड जो काउ है उनका फैट यूज होता है, जिसकी वजह से जो बोथ मुस्लिम्स हैं एंड जो हिंदूज हैं तो वो ऑफेंड हो गए। ऐसे कॉजेज लिखने थे। जो स्पॉइस हैं उन्होंने फिर यहाँ पे रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। इमीडिएट कॉज ये था कि मतलब स्पॉइस का ही वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि हम इन कार्ट्रिज को हम इन राइफल्स को यूज नहीं करेंगे, तो वो एक इमीडिएट कॉज इसका बन गया। ठीक है, उसके बाद जो इसका और पार्ट है, एक्सप्लेन महात्मा गांधी फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या है महात्मा गांधी की, तो बेसिकली वो यही है, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसओबीडियंस। सत्याग्रह जो है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये मतलब मीनिंग निकल के आती है कि जो ट्रुथ है तो उसके ऊपर डटे रहना। इवन अगर आपको कोई परस्यूट भी करेगा कि आप इससे हटो, बट हमेशा ट्रुथ के ऊपर डटे रहना, ट्रुथ को एक अल्टीमेट फोर्स मानना जिसकी वजह से आप किसी भी मिशन को एकम्प्लिश कर सकते हो। ठीक है, एंड देन नॉन वायलेंस को अपनाना, जो हिंसा है वो नहीं करना, जो नॉन वायलेंस है उसकी वजह से अपने जो काम है उनको अंजाम देना, एंड देन जो सिविल डिसोबीडियंस है मतलब कि जो गवर्नमेंट के अनजस्ट लॉज हैं उनको वायलेट करना बट पीसफुली, उनको वायलेट करना बट पीसफुली। ठीक है, तो इसकी ये फिलॉसफी थी जिसकी वजह से इन्होंने जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं उनको हमेशा के लिए इंडिया से भगा दिया। बहुत सारे इन्होंने सत्याग्रह चलाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह हमने 1917 में देखा, एंड देन आपका खेड़ा सत्याग्रह, बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने देखी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, पेन डाउन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या सेलेंट फीचर्स आपको बताने थे। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें से आपको शुरुआत करनी थी मेकिंग के बारे में, थोड़ा सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेकिंग के बारे में, उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना था इसके कौन मेन फीचर्स थे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारा यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इसका फेडरल स्ट्रक्चर एंड देन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी थी। एंड देन इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपीज हैं, एंड देन मतलब एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसके सेलेंट फीचर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के आगे कौन से चैलेंज हैं। मेन चैलेंज की अगर मैं बात करूं, जो करप्शन है वो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इनक्वालिटी, ये चीजें हैं, कम्युनलिज्म एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के मतलब आगे। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो कि रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है, एंड उसके साथ साथ जो मतलब इफेक्टिव गवर्नेंस करनी है वो चीजें, एंड रूल ऑफ लॉ जो है मतलब कि जो लॉ है उसके ऊपर कोई भी नहीं उसको अच्छे से मेंटेन करना, तो ये कुछ चीजें हैं, या जो माइनॉरिटी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मेजर चैलेंज हैं बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी। एंड इन चैलेंज को आपको फिर मतलब ये जो चीजें हैं जो मैंने बताया, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंज हैं, तो इनको फिर आपको एक्सप्लेन करना था। मे बी अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा होगा तो मतलब ऐसे लिखना था। वेल जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है तो वो टू द पॉइंट है, तो मे बी आपने यही लिखा होगा, एंड अगर आप यही लिखते तो बेटर था, क्योंकि ये आपको फ्रेम करना था, इसमें आपको टाइम भी लग जाता, जो मतलब इसका सेकंड पार्ट है, बट जो पहला पार्ट है वो डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको लिखना था, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते, आपका काम हो जाता। सेक्शन सी, तो अभी सेक्शन सी की बात करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे ये, इसमें से 4 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको खाली 2 करने थे, एंड हर एक क्वेश्चन के 11 मार्क्स थे, एंड इसमें वर्ड लिमिट भी ज्यादा थी क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मार्क्स भी 11 थे, तो वर्ड लिमिट भी ज्यादा था। जो 400 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है तो उसके आसपास आपको ये क्वेश्चंस खत्म करने थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। इलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने आपको ये चीजें अच्छे से समझाई है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है, कंट्री की जो एबिलिटी है कि उसने मतलब इतनी ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद उसने यूनिटी को मेंटेन करके रखा है। इंडिया में हम बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है, जैसे कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। इंडिया में लगभग 22 के करीब जो लैंग्वेज हैं
तो वो है मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद काफ़ी सारे डायलेक्ट्स हैं। एंड देन जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं उनके लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपस में मिलजुल के रहते हैं। एंड देन जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, आई मीन जो अपने अपने एरियाज है, तो वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड देन उसके साथ साथ मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी जो इंडिया है उसने यूनिटी को मेंटेन करके रखा है। तो इसमें ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है कि आपको लिखना था जो मेन फीचर्स हैं एंशिएंट इंडियन सिस्टम के, तो वो आपने लिखने थे। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखो यहाँ पे आप मतलब कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में हम क्या लिखें। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 एजुकेशन सिस्टम लिखने थे, क्योंकि एंशिएंट टाइम पीरियड की बात हो रही है तो आपको 2 लिखने थे। एक तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम, दूसरा बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है वो फिर मिडिवल में आता है एंड जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो फिर मतलब मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको लिखने थे बस 2, जो कि बुद्धिस्ट है एंड देन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें भी आपको वही चीजें लिखनी थी, मतलब वो क्या था, उसका क्या इंपैक्ट था, तो अपने हिसाब से मतलब वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना था। एंड देन जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी थी एंड ये क्वेश्चन आपका हो जाता। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाईलाइट द रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फॉर्मेशन के बारे में हमें बताना था। तो ए.ओ. ह्यूम ने उसे फाउंड किया था 1885 में। 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो पूरी मतलब जो कंट्री है उससे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। एंड डब्ल्यू.सी. बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो तब जाके ये जो आईएनसी है 1885 में इसको बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें ये चीजें लिखनी थी। उसके बाद जो रोल है इसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने अच्छे से समझाया था। उसमें मैंने अर्ली रोल की बात करी थी, अर्ली रोल में मैंने फेजेस की बात करी थी। ठीक है, अर्ली रोल में मैंने बोला था मॉडरेट फेज था इसमें, जहां पे जो लोग हैं जो इंडियंस हैं तो उन्होंने बोला या उनकी डिमांड्स यही थी कि हम रिप्रेजेंटेशन जो है मतलब गवर्नमेंट में तो उसको इंक्रीज करवाना चाहते हैं, मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है उसको गवर्नमेंट में इंक्रीज करवाना चाहते हैं। एंड उनके 3 मतलब चीजें थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मतलब हमारी डिमांड्स पूरी हो जाए, वो प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, तो इनके थ्रू। एंड उनकी जो मतलब वो कह सकते हैं हम कि एक तरीके से वो गिड़गिड़ाना होता है। ठीक है, तो उस टाइप के उनके मेथड्स थे। एंड देन हम देखते हैं उसके बाद लेटर रोल। लेटर रोल में हम 2 फेजेस देखते हैं, एक तो एक्सट्रीमिस्ट फेज, दूसरा गांधीयन फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज में हमने देखा जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स थे, जिनको कि रेडिकल्स भी बोलते थे या असर्टिव भी बोलते थे, मिलिटेंट्स भी बोलते थे। तो उनका ये था कि हमें वायलेंटली हम आजादी हासिल करेंगे। जो पहले थे उनका ये था कि हमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए, बट जो लेटर थे, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, उनका मकसद ये था, उनकी की डिमांड्स ये थी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वराज चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो उसके लिए उन्होंने वायलेंट मीन्स को इख्तियार किया। देन आता है गांधीयन फेज 1920 से 1947 तक ये गांधीयन फेज चलता है, जिसमें कि हम गांधी जी जो है उसका रोल देखते हैं एंड उसकी फिलॉसफी सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चीजें उसमें देखते हैं। तो इसमें ये चीजें आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू अग्री। तो हमें बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम लेगेसी देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? तो यस, वी एग्री विद दिस थिंग। तो इस चीज से हम एग्री करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेगेसी देखने को मिलती है। तो आपको एग्जाम में या जो सिलेबस है उसमें आपको 3 चीजें थी। तो एक तो जो सेक्युलरिज्म है, एंड देन जो सोशलिज्म है, एंड देन डेमोक्रेसी। तो ये 3 चीजें हैं। तो इन 3 चीजों से आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी थी कि कैसे लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। क्योंकि आजादी से पहले ये जो चीजें हैं तो इंडियंस इन चीजों के लिए लड़ रहे थे। तो फिर इन्होंने पहले ही बोला था कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो फिर इन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूशंस उठाए। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, इनके लिए प्रोविजंस ऐड करे। एंड उसके साथ साथ हम और भी काफी सारी चीजें देखते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी कि मतलब सोशलिज्म के हिसाब से, देन सेक्युलरिज्म के हिसाब से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा जो भी रिलीजन है इंडिया में तो वो सारे इक्वल हैं। हमारी कंट्री किसी रिलीजन को ज्यादा फेवर नहीं करती, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। एंड उसके बाद हमारी कंट्री में सोशलिज्म हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है तो उसमें सारे लोग इक्वल हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स एंड बाकी चीजें, उनके बेसिस पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते। उसके बाद डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, जो मतलब लोग हैं वो खुद की गवर्नमेंट चूज करते हैं। तो ये चीजें, उसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें देखते हैं हम, जैसे फंडामेंटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो जो कि लेगेसी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो इसमें आप ये चीजें भी लिख सकते थे। एंड ये
क्वेश्चन आपका हो जाता। ठीक है, तो बस वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।